वेलकम एवरीवन। आज चैप्टर स्टार्ट करें इलास्टिक स्ट्रिंग्स। इलास्टिक स्ट्रिंग जो है रेक्टिलिनियर मोशन का ही एक एक्सटेंडेड पोर्शन है। पुरानी किताबों में तो ये एक के पीछे एक ही हुआ करते थे। इलास्टिक स्ट्रिंग्स में दो तरह के केसेस कंसिडर किए जाएंगे। एक तो होगा इलास्टिक स्ट्रिंग जो हॉरिजॉन्टल पाथ पर रखी जाएगी, और एक इलास्टिक स्ट्रिंग जो वर्टिकली हैंग की जाएगी। तो पहली एक्सरसाइज जो है उसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग्स आएंगी और नेक्स्ट एक्सरसाइज उसके अंदर वर्टिकल स्ट्रिंग्स आएंगी। तो स्ट्रिंग जैसे हम कहें इलास्टिक स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग अगर उसे इलास्टिक स्ट्रिंग कहा जा रहा है तो उसको उसकी नेचुरल लेंथ से खींच करके लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए घरों में पाई जाने डोरियां जो होती हैं, रस्सी होती है, रस्सी को अगर खींचे खींचेगी थोड़ी। और इलास्टिक स्ट्रिंग जैसे घर में मतलब इलास्टिक वाली स्ट्रिंग सब जानते हैं, रबड़ बैंड होते हैं, उन्हें खींचा और खींच के वापस वो नॉर्मल लेंथ में आ जाते हैं, नेचुरल लेंथ में आ जाते हैं। तो कोई भी स्ट्रिंग जिसको आप खींचें और खींच करके वो वापस अपनी लंबाई में लौट सके, वो इलास्टिक स्ट्रिंग होती है। और इसमें जैसे स्ट्रिंग को आपने जब खींचा, पार्ट्स ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, पार्ट्स ऑफ एन इलास्टिक, जैसे मान लीजिए ओ ए, ये नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ मतलब प्राकृतिक लंबाई हिंदी में कहें, यानी जो उसे स्वतः ही प्राप्त होती है। अब अगर हम इसे खींचते हैं, इस तरफ खींचा हमने, ओ पर फिक्स कर दिया, इधर से खींचा, खींच करके हमने इसमें एक्सटेंशन दे दिया एल के बराबर, तो ये इसका एक्सटेंशन है। और एक वर्ड और पढ़ेंगे आप, एक्सटेंडेड लेंथ या एक्सटेंडेड स्ट्रिंग, वो यहां से लेके यहां तक की पूरी होगी। नेचुरल लेंथ मान लीजिए ए है, एक्सटेंशन एल के बराबर है, उल्टा भी ले सकते हैं जैसे भी दिया हो। तो जब आप स्ट्रिंग को खींचते हैं तो इसमें एक तनाव बल क्रिएट हो जाता है, टेंशन फोर्स क्रिएट हो जाता है। मान लेते हो टेंशन टी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग टी, ये दिया जाता है लैम्डा इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ। इसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटेंशन होती है। द डायरेक्शन of the tension force is always opposite to the direction of extension। जैसे मान लीजिए आपने खींचा इस तरफ, तनाव बल इस तरफ होगा, और लैम्डा जो है यहां पर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। लैम्डा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहां पर कहें तो लैम्डा इंटू चेंज इन लेंथ एल अपॉन ए, इज द नेचुरल लेंथ, एल इज द एक्सटेंशन।
अब एक आर्टिकल ले लेते हैं इस पर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग पर। कर दूं चेंज? नाउ आर्टिकल, particle attached to one end of a horizontal elastic string, of a horizontal elastic string. A particle of mass m is attached to one end of a horizontal elastic string. One end of a horizontal elastic string whose other end is fixed to a point on a smooth horizontal table. The particle is pulled to any distance in the direction of the string and then let go. To discuss the motion, आर्टिकल के बारे में पहले आपको कहा है मैंने, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं आपके किसी भी क्वेश्चंस के लिए। तो अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो बिना आर्टिकल के तो वो होगा नहीं। आर्टिकल करने के बाद भी हो जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा कि आपने कितनी समझ करी है क्वेश्चंस की। और आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं और आर्टिकल भी डायरेक्ट आ जाते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, पार्टिकल अटैच है एक इलास्टिक स्ट्रिंग के एक एंड से। हॉरिजॉन्टल पर जो है स्ट्रिंग रखा हुआ है। A particle of mass m is attached to one end of a horizontal elastic string whose other end is fixed to a point on a smooth horizontal table. जैसे एक टेबल ले लीजिए आप, और उस टेबल के एक पॉइंट पर कहीं पर हमने एक स्ट्रिंग को अटैच कर दिया और वहां पर वो सिरा फिक्स हो गया। उस सिरे को पकड़ के हमने ऐसे खींचा है और एक मास पार्टिकल का बांध दिया गया वहां पर। A particle of mass m is attached to one end of a horizontal elastic string
whose other end is fixed to a point on a smooth table. The particle is pulled to any distance in the direction of the string and then let go. अब जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है O और ये स्ट्रिंग थी नेचुरल लेंथ में OA. O से स्ट्रिंग फिक्स्ड है टेबल के अंदर, ठीक है, और A पॉइंट पर हमने बांध दिया एक पार्टिकल और इसको खींच करके हम ले गए एक पॉइंट B पर. M मास के पार्टिकल को खींच के ले गए B पर और यहां रोक लिया ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति. फिर से देखिए, a particle of mass m is attached to one end of a horizontal elastic string. तो यहां पर जो पार्टिकल बंधा हुआ है whose other end is fixed to a point on a smooth horizontal table. तो यहां पर वो पॉइंट फिक्स है. The particle is pulled to any distance in the direction of the string. स्ट्रिंग की डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि भाई यहां पर स्ट्रिंग थी आपने ऐसे खींच लिया उसे, ऐसा नहीं है, उसी डायरेक्शन में खींचना है, यानी एक ही लीनियर पाथ पर रहना चाहिए. एंड देन लेट गो टू डिस्कस द मोशन. तो यहां पर पार्टिकल जो रोका हुआ है, तो जैसे इसको रिलीज करके पार्टिकल शूट करेगा इस तरफ, पार्टिकल इस तरफ मूव करता जाएगा और यहां पर जब स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग में इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होगी. टाइम वो भी यहीं से काउंट होगा, टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है. और इसमें जो हम डिस्टेंस नापेंगे वो A पॉइंट से नापेंगे. क्यों नापेंगे वो रास्ता बाद में बताऊंगा. पहले आप ध्यान रखना, O से डिस्टेंस नहीं नापी जाएंगी, डिस्टेंस नापी जाएंगी A पॉइंट से. तो A पॉइंट पर मेरा x रहेगा 0 और जब पार्टिकल इस तरफ चल रहा है तो लौटते समय किसी समय पॉइंट P पर है, तो जहां पर के AP का मान मैं ले रहा हूं x, ठीक है. अब एक दूसरी बात, पार्टिकल एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है. तो जब पार्टिकल स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, जैसे आपने रिलीज किया यहां से, तो आपको P पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, तो पार्टिकल P पॉइंट पर है. स्ट्रिंग जो है अब घटके OP रह गई, जो पहले OB हो गई थी ना स्ट्रिंग, अब वो OP रह गई है. मैं क्या दिमाग बैठाना चाह रहा हूं कि PB जैसी कोई चीज अब नहीं है. PB केवल हमारे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, लेकिन स्ट्रिंग B पर पहुंच चुका है, पार्टिकल P पर पहुंच चुका है और स्ट्रिंग जो रिड्यूस होकर के अब OP रह गया है. पहले स्ट्रिंग OA था नेचुरल लेंथ, हमने खींच के B पर ले गए तो स्ट्रिंग की लंबाई हो गई OB. जब वहां से रिलीज कर दिया, अब स्ट्रिंग छूट के चली इस तरफ पार्टिकल के साथ साथ. अब पार्टिकल हम कह रहे हैं पॉइंट P पर है, तो स्ट्रिंग कितनी रह गई OP, टोटल स्ट्रिंग OP है. अब हाँ बोलो या ना बोलो, ठीक है जी. तो AP का मान x और A की नेचुरल लेंथ जो है हम इसकी ये A मान लेते हैं और इसकी जो AB की लंबाई है ये भी कुछ मान लेंगे, L मान लेते हैं, x बराबर L अगर जरूरत पड़ी तो. हाँ जी, AP को x माना है मैंने, वो x बराबर L है, ये x बराबर 0 है, वो जनरल में है, ये फिक्स वैल्यू है. x वेरिएबल लेना है तो x का मान L यहां पर क्या दिक्कत है, ये लंबाई L है मेरी A से B तक. आप भी ऐसे ही काम करोगे तो दिक्कत आ जाएगी. वेरिएबल है, इसकी वैल्यू तो अलग जगह अलग अलग आएगी, ठीक. तो यहां पर जो है हम बात करते हैं इलास्टिक स्ट्रिंग, तो लिखते हैं इसमें लेट OA इज इक्वल टू A बी द नेचुरल लेंथ, natural length of the string. Let a particle of mass m is attached at A. O being fixed on a horizontal table. O being fixed in on a horizontal table. So let
let the particle be pulled to a distance L in the line of the string on the horizontal table where AB is equal to L. B पॉइंट तक उसको एक्सटेंड किया गया एंड रिलीज्ड. The particle is released. Let P be the position of the particle at time t. Therefore, the equation of motion at P देखिए d2s अपॉन d2 आएगा. तो एक बात तो हमेशा ध्यान रखते हैं हम कि d2s अपॉन d2 हमेशा x की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में लगता है हमेशा, और जिसकी ये बराबरी करेगा वो अगर x की धनात्मक दिशा में है तो पॉजिटिव साइन साथ आएंगे, और अगर घटती हुई दिशा में है यानी उल्टी दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन के साथ आएंगे. तो पहले पता चले कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस पार्टिकल पर लग रहे हैं. जब आपने पार्टिकल खींचा हुआ है बी पॉइंट पर, रिलीज किया उसे, पी पॉइंट पर आ गया, यहां पर एक तनाव बल है जिसकी वजह से खिंच रहा है ये केवल और केवल अपने टेंशन फोर्स की वजह से खिंच रहा है. और ये भी ध्यान रखिए कि ए पॉइंट पर आते हुए टेंशन फोर्स रिलीज हो जाएगी क्योंकि ओ ए नेचुरल लेंथ है. अब भाई जब तक स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स है तभी तक खिंचाव है उसके अंदर. जैसे खिंचाव खत्म हुआ टेंशन फोर्स खत्म, जब टेंशन फोर्स खत्म तो खिंचाव खत्म. टेंशन फोर्स केवल और केवल उस एक्सटेंशन की वजह से है जो ए पॉइंट के बाद में प्राप्त हो रही है. ए पॉइंट पर आते ही वो टेंशन फोर्स रिलीज हो जाएगा. ठीक है, अब वो टेंशन फोर्स यहां पर है तो डेफिनेटली टेंशन फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर. इसके अलावा कोई और अगर फोर्स है तो वो है इसका वेट mg, और mg की डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड्स. टेबल है हमारी हॉरिजॉन्टल और mg हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो वर्टिकली डाउनवर्ड का कंपोनेंट आपको लेना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि मोशन आप ले रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. d2x अपॉन dt2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले रहे हैं हम, तो जितने भी फोर्सेस हैं उन सबके कंपोनेंट लेने होंगे हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. भाई अगर हम ये ध्यान कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या मोशन हो रहा है तो जितने जितने फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हैं उनका हमें मान लेना होगा. अब कोई फोर्स अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है तो उसका कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि mg का कंपोनेंट होगा mg cos 90 और cos 90 होता है 0. इस वजह से इस पार्टिकल पर कोई प्रभाव नहीं है ग्रेविटी का mg cos 90 की वजह से. यानी आपका पार्टिकल कितना भी भारी क्यों ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इसकी वेलोसिटी पर, इसके एक्सेलरेशन पर, इसके डिस्प्लेसमेंट पर कोई फर्क नहीं है इसके वेट ज्यादा होने से, कितना भी हल्का हो कितना भी भारी हो. जैसे अगर हम बात करें कोई व्यक्ति अगर सीधा दौड़ रहा है, ठीक है, कैसे ले लो, कोई चोर दौड़ रहा है और एक पुलिस वाला से पीछा कर रहा है. ठीक है, पुलिस वाला खूब मोटा है, चोर हल्का हल्का फुल्का दुबला सा है, तो हमें लगेगा कि जो पुलिस वाला है उसे नहीं पकड़ पाएगा. पकड़ सकता है क्योंकि धरती माता का प्यार दोनों के लिए बराबर है. mg cos 90 वर्टिकल मतलब ऐसे दौड़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल वो, तो दोनों पर जो mg cos 90 से फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, वो अपने शरीर की कमजोरी की वजह से ना दौड़ पाए ना पकड़ पाए अलग बात है, उसमें स्टेमिना नहीं है, लेकिन ग्रेविटी का पुल दोनों के लिए इक्विवेलेंट काम कर जाएगा जब वो दौड़ रहे हैं.
लेकिन यही चीज चढ़ने पर आ जाए तो दिक्कत आ जाएगी। अगर उस चोर को बचना है तो ढूंढना चाहिए कोई पुल, पुल पर दौड़ना शुरू करे। अब वो पुलिस वाला वो पकड़ नहीं पाएगा उसे आसानी से, क्योंकि वो जब ऊपर चढ़ेगा तो अब mg का कंपोनेंट काम करेगा, mg साइन थीटा, जो भी जितना भी एंगल इंक्लिनेशन का, तो वो अपोजिट डायरेक्शन काम करेगा। अब उसको भी उसे कवर करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए ज्यादा हो जाएगा, वहां पर दिक्कत आएगी। लेकिन सीधे सीधे दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर वो पुल का इस्तेमाल करेगा तब बच सकता है, वहां पर उस पर एमजी कंपोनेंट काम करेगा। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो केवल और केवल एक फोर्स रह गया, टेंशन फोर्स। उस टेंशन फोर्स की वजह से ही ये मोशन हो रहा है। और वो किस डायरेक्शन लग रहा है टेंशन फोर्स? वो लग रहा है एक्स की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में। हमने ए से पी की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव मानी है तो तनाव बल होगा इस ओर, यहां पर टेंशन टी पी कह देते हैं उसे, और उसकी डायरेक्शन होगी इस ओर, बी से ए की ओर। तो ये होगा माइनस का टीपी, क्योंकि d2 एक्स अपॉन d2 लग रहा है x की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में और टीपी लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। सिंस टेंशन टीपी एट p acts in the direction of x decreasing, तो नेगेटिव हुआ। और टेंशन टीपी माइनस लैम्डा इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना? x, नेचुरल लेंथ a थी, एक्सटेंशन हुआ x के बराबर, लैम्डा इंटू एक्स अपॉन नेचुरल लेंथ a, नेचुरल लेंथ a। अच्छा, और एक और चीज, m मास का पार्टिकल है तो हम इसको m से मल्टीप्लाई करके चलें। पार्टिकल मास m दिया हुआ है, क्वेश्चन मोशन लिख रहे हो, p इक्वल टू mf होता है, तो ये f ये m, तो पहले तो हम लेते यूनिट मास का पार्टिकल लेते थे, अब ये m मास का पार्टिकल तो m लेना पड़ेगा। तो m d2 x अपॉन d2 इक्वल टू माइनस के टीपी, तो d2 x अपॉन dd2 या x डबल डॉट माइनस के लैम्डा अपॉन am इंटू एक्स, m इधर चला गया, x डबल डॉट का मतलब दो बार डेरिवेटिव करा t के रेस्पेक्ट में, तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। क्या ये क्वेश्चन एसएचएम की है? d2 x अपॉन d2 इक्वल टू माइनस के म्यू x, तो विच इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? इसका टाइम पीरियड निकाला जा सकता है, therefore टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू टी कह देते हैं, टी, अच्छा टी ना लिखे, टी से टेंशन फोर्स आ रहा है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं, पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, और म्यू की जगह क्या है? लैम्डा अपॉन ए एम, तो लैम्डा अपॉन ए एम, यानी ये हो गया पाई और स्क्वायर रूट ए एम अपॉन लैम्डा। तो ये जो मोशन था सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी पार्ट की बात है। तो ये क्वेश्चन कहां तक वैलिड है? जब तक स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स है, ए पॉइंट तक। तो 1 इज वैलिड, इक्वेशन 1 इज वैलिड अप टू पॉइंट ए as tension exists in the string until the particle reaches A। अब पार्टिकल जब ए पर पहुंचेगा उसको वेलोसिटी कितनी प्राप्त होगी वो हम निकालें।
उसके लिए मुझे इस इक्वेशन को 2dx/dt से मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट करना है। तो मल्टीप्लाइंग 2dx/dt on both sides of 1 and integrating with respect to t, तो ये बनेगा dx/dt का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से कट जाएगा, तो माइनस के लैम्डा अपॉन am एक्स स्क्वायर माइनस के लैम्डा अपॉन am एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 और इसको डालता हूं नंबर 2 इनिशियली एट b dx/dt 0 और x इज इक्वल टू l की लंबाई बराबर आनी थी हमने, यहां पर ले लेते हैं ऐसे, तो 0 माइनस के लैम्डा अपॉन am एल स्क्वायर प्लस c1, तो c1 का मान प्राप्त हो रहा है लैम्डा अपॉन am एल स्क्वायर, therefore 2 becomes dx/dt होल स्क्वायर, dx/dt होल स्क्वायर कितना, लैम्डा अपॉन m दोनों में आ रहा है कॉमन, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको वेलोसिटी चाहिए पॉइंट ए पर, डिस्टेंस कहां से नापी है, ए से, ए से, ए पर एक्स 0 हो जाएगा, एट ए एक्स इज इक्वल टू 0 और dx/dt को मैं नाम दे देता हूं va, और ये वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है b और a के बीच में, which gives velocity between b and a, b और a के बीच में कोई भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी निकालनी है वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो ये हो गया वी स्क्वायर लैम्डा अपॉन am एल स्क्वायर, तो वी ए क्या आ जाएगा l और अंडर रूट ऑफ लैम्डा अपॉन am, इतनी वेलोसिटी से पार्टिकल ए पॉइंट से आगे चलेगा। हाँ जी, मैक्सिमम भी है ये। अभी देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखो यहां से पार्टिकल चला जीरो वेलोसिटी से, बढ़ते बढ़ते इसकी वेलोसिटी वी ए हो गई और ये मीन पोजीशन है इसकी, ए पॉइंट मीन पोजीशन क्यों है कि d2x/dt2 जीरो हो जाएगा अगर x को जीरो कर दे, वहां पर x को जीरो करने से d2x/dt2 जीरो हो रहा है, यानी वो मीन पोजीशन है वो SHM की। तो विच इज द इक्वेशन ऑफ SHM विद सेंटर एट ए, तो ये मीनिंगफुल है कि अगर हम ए से डिस्टेंस नाप रहे हैं, क्योंकि ए हमारी मीन पोजीशन हो गई है, वहां से SHM पता चल रहा है, हर एक चीज को काउंट करना आसान है, इसीलिए ए पॉइंट को हमने ओरिजिन माना है, मीन पोजीशन माना है। ओ बेशक ओ पॉइंट है, लेकिन ओरिजिन जो है हमारा, जो आपकी यहां से डिस्टेंस नापी जाएंगी वो ए पॉइंट है। तो पार्टिकल ने ए पॉइंट वेलोसिटी अचीव कर ली इतनी। अब एक चीज और है कि यहां पर टेंशन फोर्स रिलीज हो जाएगा। जब पार्टिकल ए पर पहुंचा तो स्ट्रिंग में जितनी भी टॉटनेस थी, जो टाइट थी स्ट्रिंग, अब वो
टाइटनेस खत्म हो गई। एक वर्ड यूज करते हैं हम, टॉट, TAUT, खिंची हुई स्ट्रिंग के लिए टॉट। तो टॉट स्ट्रिंग थी ए के इधर, जैसे ए पर पहुंचा टॉटनेस खत्म हो गई, टेंशन जीरो। लेकिन वेलोसिटी है पार्टिकल में, तो पार्टिकल मूव करेगा। तो जब ये मूव करेगा तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी वीए से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी वीए, ठीक है ना। जितनी वेलोसिटी से अचीव हो गई उसको रोकने वाला कोई नहीं है। पहला केवल टेंशन फोर्स ही तो था, इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग पर कार्यरत कोई बल था तो टेंशन फोर्स था, अब वो भी जीरो हो गया, तो अब कोई फोर्स नहीं है, तो ये बिल्कुल फ्री है इधर जाने के लिए, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो फॉर्मूला पे काम करेगा। और कहां तक जाएगा ये, ए से ऊपर जाएगा, ऊपर कोई रुकावट नहीं है इसे रोकने के लिए। तो ये मत सोच लेना कि ऊपर को कील लगा रखी है, कील से स्ट्रिंग को बांध रखा है। मैं तो ये मान लूंगा कि उस टेबल में एक छेद कर रखा है, उस छेद में स्ट्रिंग को ऊपर निकाल रखा है, और जब छेद में स्ट्रिंग ऊपर आ रही है तो इधर चली जाएगी। तो जब ये स्ट्रिंग ए से ऊपर पहुंचेगी, मतलब पार्टिकल जो है ए से ऊपर पहुंचेगा, तो अभी भी इसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी, फिर ये और आगे जाएगा। कहां तक, जब तक ये स्ट्रिंग वापस ए लंबाई ना ले ले, ए डैश पॉइंट तक। ये ओ, ये ए, और ये बी, बी से पार्टिकल चला ए पर आया, ए से टेंशन रिलीज हो गई, यहां पर टेंशन जीरो हो गई, यहां पर T0, और पार्टिकल अब आगे आ रहा है, ओ पर पहुंचा, ओ से फिर ये ए डैश पर पहुंचेगा, ए डैश पर पहुंचते ही टेंशन क्रिएट हो जाएगा। हाँ जी, जा तो रहा है, अभी जाने तो दो, रोको मत, अभी शायद चला है, अभी तो कुछ नहीं। बी से चल के ए पर आया, टेंशन फोर्स, बहुत टेंशन थी उसके दिमाग में, चलते चलते ए पर आ गया, जैसे ए पर हाँ टेंशन खत्म, और वो दौड़ के जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, कब तक, जब तक के वापस टेंशन क्रिएट ना हो जाए, यहाँ टेंशन फिर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कितनी है, वी ए के बराबर। वही वेलोसिटी यहां पर भी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, और वेलोसिटी वैसे आगे जाएगा पार्टिकल। और अब जो इसमें टेंशन फोर्स है, जो पहले इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने काम कर रही थी, वही टेंशन फोर्स इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करने काम करेगी, और अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और एक पॉइंट बी डैश ऐसा मिलेगा जो कि ए बी और ए डैश बी डैश बराबर होंगे, वहां पर जाकर के इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और ये फिर लौटेगा। फिर ए पर इसकी वेलोसिटी, ए डैश वेलोसिटी इतनी होगी, यहाँ पर टेंशन फोर्स खत्म हो जाएगी, फिर आगे जाएगा, ये ए पर पहुंचेगा उतनी वेलोसिटी से, फिर आगे जाएगा एसएचएम में, ठीक है। तो ए से और ए डैश के बीच में इसका जो मोशन है वो होगा फ्री, विदाउट एनी टेंशन फोर्स, कांस्टेंट वेलोसिटी वी से ये आगे बढ़ेगा, और ए से ए डैश तक। इसके अलावा जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ए और ए डैश ये दोनों मेन पोजीशन है एसएचएम के लिए, ये दोनों अगर मान लो बीच की स्ट्रिंग हट जाए तो ए डैश कॉमन आ जाएगा जगह पर, ये एसएचएम पूरा हो जाएगा, बी से ए और फिर ये ए से बी डैश, मतलब ए डैश ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा उस समय। अगर ये वाला केस कट जाए तो केवल एसएचएम ही तो हो जाएगा। तो अगर हमें ये निकालना हो कि कितना टाइम लगेगा इसे टोटल पाथ कवर करने में, यानी बी से चलेगा, बी डैश पर आया, बी डैश से वापस लौटा, बी पर आया, तो बी से चल के वापस बी पर आने में जितना समय लगा वो इसका टोटल टाइम पीरियड है, ठीक है। उसे निकालने क्या करेंगे, एक तो हमें टाइम चाहिए बी से ए तक का, बी से ए तक का जो समय है वो जो हमने टाइम निकाला था इसका 1/4 है, ये तो टाइम पीरियड पूरा है एसएचएम का, जाना और आना दोनों, तो 1/4 हो जाएगा इसका, 1/4 हो जाएगा ना। तो टाइम फ्रॉम बी टू ए, है जी, किसकी यूनिट, वेलोसिटी की, क्यों नहीं होगी, ये मीटर पर सेकंड, कुछ भी ले लो, इलास्टिक स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग की क्या यूनिट होगी, लंबाई की यूनिट होती है, टाइम की यूनिट होती है, क्या यूनिट होता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है। वजन कहो, उसका वजन की मान लूंगा मैं कुछ, हाँ जी।
तो मुझे चाहिए टाइम, टाइम फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू 1/4 टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम, यानी 1/4 इंटू 2 पाई अपॉन, अपॉन हटा दिया था हमने, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन लैम्डा, यानी पाई/2 अंडर रूट ऑफ ए एम अपॉन लैम्डा टीबीए। ठीक है, अब चाहिए मुझे टाइम कहां से कहां तक का, ये वाला ए से ए डैश तक का टाइम है जी, वही होगा, ए को निकाल लेता हूं, चलो आप कह रहे हो तो। टाइम फ्रॉम ए टू ओ, टाइम फ्रॉम ए टू ओ पहले लिख लो एक लाइन, टाइम फ्रॉम ए टू ओ के लिए एक लाइन लिख लेते हैं पहले कि चलो साइड में लिख देंगे, हैं। जब 1/4 इसलिए है, जब ये यहां से पार्टिकल यहां पहुंचा है, एक्सीलरेट है। एक्सीलरेट से क्या मतलब है? बढ़ रही है स्पीड इसकी, हाँ बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या मतलब है, हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम निकालना है, टाइम चाहिए मुझे बी से ए तक का। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पोर्शन की, तो ये एसएचएम का पार्ट है, एसएचएम यहां भी है और यहां भी है, जितना समय यहां लगेगा उतना ही समय यहां लगेगा, जाने का भी आने का भी, तो 4 गुना समय हो गया वो टाइम पीरियड जो है। तो 1/4 करोगे तो टाइम फ्रॉम बी टू ए आ जाएगा, ठीक है। तो बी से ए तक के समय के लिए आपको 1/4 करना पड़ेगा। टाइम फ्रॉम ए टू ओ, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, बिकॉज पार्टिकल मूव्स विदाउट टेंशन, कोई बेचारे में तनाव नहीं है, फ्रॉम ए टू ए डैश, तो डिस्टेंस कितना, ए, ये डिस्टेंस है ना, ओ ए, लेंथ ए मानी थी ना हमने, और वेलोसिटी वी ए, वैल्यू रखो ए, और वी ए है हमारा एल अंडर रूट ऑफ लैम्डा अपॉन ए एम, ये टाइम फ्रॉम ए टू ओ, ठीक है। देयरफॉर, तो ये जो टाइम आया तो इतना आया, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम बी टू बी डैश, फ्रॉम वन पोजिशन ऑफ रेस्ट टू अनदर पोजिशन, में टोटल टाइम पीरियड नहीं निकालना, बुक में भी ये निकाला गया इसलिए निकाल रहे हैं, वरना डबल कर दो वो भी आ जाएगा। टाइम इन्होंने कहा है केवल वो वाला निकालने के लिए, बी से बी डैश के लिए, तो ये हो जाएगा डबल ऑफ टी बी ए प्लस टी ए ओ। अगर पूरा टाइम पीरियड निकालना हो तो इसका भी डबल कर दो, यानी 4 गुना कर दो, तो ट्वाइस टी बी ए पाई/2 अंडर रूट ऑफ एम अपॉन लैम्डा प्लस A/L अंडर रूट ऑफ ए एम अपॉन लैम्डा, ठीक है जी। अंडर रूट ऑफ एम अपॉन लैम्डा कॉमन ले लो, इस 2 को अंदर ले जाओ, इधर कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ ए एम अपॉन लैम्डा मैंने ले लिया कॉमन,
और 2 को अंदर करा, पाई तो इधर से आया 2a/L। चेक कीजिए कि टोटल टाइम आया बी से लेके बी डैश तक जाने में। ठीक है, तो आर्टिकल समझ में आ गया है ये। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कर दूं चेंज? एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1, one end of an elastic string, modulus of elasticity lambda, whose natural length is a, हमारी natural length a थी, modulus of elasticity lambda ही था, is fixed to a point on a smooth horizontal table and the other is tied to a particle of mass m। कुछ और ना समझ में आ जाए, mass m which is lying on the table, the particle is pulled to a distance from the point of attachment of the string equal to twice its natural length। यानी जो खिंचाव है वो 2a के बराबर हो गया, यानी l का मान a हो गया। यहां पर जो खिंचाव है वो 2a के बराबर कह रहे हैं। ये मान लो o, ये a और ये b, ये भी a और ये भी a। लेंथ, नेचुरल लेंथ a दे दी, is fixed to a point on a smooth horizontal table and the other end is tied to a particle of mass m which is lying on the table। The particle is pulled, particle खींचा गया to a distance from the point of attachment of the string equal to twice its natural length। तो 2a यहां से होगा ना, कहां से कह रहा है ये? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, जहां से स्ट्रिंग अटैच्ड है, स्ट्रिंग यहां से अटैच्ड है, वहां से लेके और जहां तक खींचा गया वो लंबाई 2a, एंड देन लेट गो, शो दैट द टाइम ऑफ ए कंप्लीट ऑसिलेशन इज दिस। अब ये जो टाइम आ रहा है जरा आप देखो, उसमें एल का मान ए रख के यही आ जाएगा। यहां पर जो एल है वो ए है, डू योर सेल्फ। कंप्लीट ऑसिलेशन टाइम जो आ रहा है ना, ये डबल जो आ रहा है ये पूरा ऑसिलेशन लौट के आने का टाइम भी हो गया, लौट के आने का टाइम भी हो गया ये, यानी 4 गुना करना पड़ेगा। मैंने तो टाइम निकाला था बी से बी डैश तक का, इन्होंने निकाला वापस लौटने का भी। समझ में आ रही है? ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा नहीं आ रहा बाहर, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि पूरा टाइम पीरियड निकाला बी से बी डैश और बी डैश से बी। डू योर सेल्फ है ना, हियर एल इज इक्वल टू ए और डबल द टाइम। कर लेंगे इसे? ठीक है, तो आज के लिए तो रखते हैं इसमें।